हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेस्ड फील्ड सिस्टम को देखेंगे। इसके पहले हमने 26 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा जो कि प्लेलिस्ट में बना हुआ है। एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी एमसीक्यू का सीरीज़ भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होता है क्योंकि आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। कई बार हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। ये सब की जानकारी हमें एमसीक्यू सीरीज से ही पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इनमें से कौन सा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करेक्टली डिफाइन करता है, ये हमें बताना है। तो पहले है यहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स ओवर द सरफेस, डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ओवर इज रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल ओवर ए रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही है। तो अगर हमें समझ आए तो यहाँ पे डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे डेंसिटी की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। सेकेंड में अगर देखें तो वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल ओवर द सरफेस, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर की बात की जा रही है कि वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पार्टिकल्स ओवर द सरफेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या बात कर रहा है प्रेशर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स ओवर अ रीजन। तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यही डिफाइन करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को करेक्टली। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेट्रिक प्रेशर। ध्यान रखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है, इज द प्रेशर विद इन द अर्थ एटमोसफेयर। और ये कैसा प्रेशर होता है जो अर्थ के एटमोसफेयर में हमें मिलता है। एटमोसफेयर प्रेशर होता है क्या, ये वेट होता है एटमोसफेरिक पार्टिकल्स का ओवर द सरफेस। तो एटमोसफेरिक एक्चुअली में है क्या, किसी भी पार्टिकल्स का जो एटमोसफेयर में प्रेजेंस है उनका वेट ओवर द सरफेस, द गिवन सरफेस। ओके, The depth of the atmosphere is greatest at the sea level, decreases at high altitude. तो डेप्थ जो है एटमॉस्फेयर का वो ग्रेटेस्ट कहाँ पे होता है, सी लेवल पे होता है, और डिक्रीज होता है ये हायर अल्टीट्यूड पे। विथ ग्रेटर डेप्थ ऑफ द एटमॉस्फेयर मोर एयर इज प्रेसिंग डाउन फ्रॉम द एबव, देयरफॉर एयर प्रेशर इज ग्रेटेस्ट एट द सी लेवल एंड फॉल्स विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव हाई प्रेशर, एयर प्रेशर डिक्लाइंस एट वेरिएबल रेट्स विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर फॉर्म्स अ प्रेशर बेल्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले तो बिल्कुल सही है कि लोअर लेयर जो होता है, लोअर लेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, उसका बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर जिसको थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, एंड देन एक्सोस्फेयर। तो सब ये इसके ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, ये इसके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो लोअर लेवल के ऊपर ही हो रहा है, तो बिल्कुल लोअर लेयर के ऊपर हो रहा है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। एयर प्रेशर जो है वो डिक्लाइन करता है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं। समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे ये डिक्लाइन कर रहा होगा। और एक्चुअली क्या होता है ना कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमें ट्रोपोस्फेयर लोअर लेयर में ही देखने को मिलता है। और धीरे धीरे पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती जाती है और इस तरीके से उनका जो प्रेशर होता है वो भी कम होता जाता है। तो बिल्कुल सेकंड भी सही है आपका, फर्स्ट भी सही है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर फॉर्म्स ऑफ प्रेशर बेल्ट, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या बनाता है, प्रेशर बेल्ट को। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही सही है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द अबव about the atmospheric pressure are correct because atmospheric pressure is high in the lower layer of the atmosphere. ठीक है, because here it's held down by the weight of the air. एयर प्रेशर डिक्रीज होता है जैसे ही इंक्रीज होता है हाइट, और हाईएस्ट होता है ये कहाँ पर, सी लेवल के ऊपर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर अक्रॉस लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज ग्लोबल हॉरिजॉन्टल। तो लैटिट्यूड के इस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जैसे ये लो प्रेशर जोन होता है, इक्वेटोरियल जोन जो होता है
वो लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है, देयर आर फोर प्रेशर बेल्ट ऑन द सरफेस द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर एंड पोलर हाई रीजन। ठीक है, 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। द बेल्ट इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल सरफेस ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है, 0 डिग्री है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होता है। इंटेंस हीटिंग हमारे जो एटमॉस्फेयर में इंटेंस हीटिंग किसकी वजह से होता है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वजह। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो रेडिएशन अर्थ से पास होता है, अर्थ उसको क्या करती है? ट्रांसमिट। जब अर्थ से जब रिफ्लेक्ट होता है रेडिएशन, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स ब्लो इन द जोन ऑफ दिस बेल्ट। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग सरफेस, यहाँ पे ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग बहता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स ब्लो इन द जोन ऑफ दिस बेल्ट नहीं, एक मेन इक्वेटोरियल जोन पे ना काम जोन होता है, काम जोन यहाँ पे मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ में हमें काम जोन देखने को मिलता है। ठीक है, काम कंडीशन प्रिवेल्स इन दिस रीजन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोलरम, जिसको हम डोलरम भी कहते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है एक्चुअली इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बिकॉज स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स डू नॉट ब्लो इन द रीजन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर। तो लो प्रेशर जोन में स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स नहीं ब्लो करता है, और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में आपको क्या देखने को मिलता है? काम जोन देखने को मिलता है, जिसको डोलड्रम भी कहते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज द जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड, और ये जोन क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है ट्रेड विंड्स का। ट्रेड विंड्स यहाँ पे होती है, यहाँ पे कन्वेक्शन हो जाता है और ये ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, फ्रॉम द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आते हैं, और ये दोनों ही कन्वेक्शन जोन क्रिएट करते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड द डोलरम बिकॉज एक्सट्रीमली काम एयर प्रेजेंट। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हॉट्स लैटिट्यूड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रेशर बेल्ट। High pressure in this region is formed by the subsidence and piling of the air. Coriolis force due to rotation of Earth blocks the all air near subtropical latitude which leads to its subsidence. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एक चीज़ तो देखेंगे कि यहाँ का 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ यहाँ पे क्या है? काम जोन है। इधर से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आते हैं। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जब ट्रेड विंड आते हैं तो क्या करते हैं? ये ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपका क्या? लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होता है। लो प्रेशर जोन होते हैं, और जब जैसे ही ये विंड ऊपर उठता है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से और कोरियलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? जो ये विंड होता है जो इक्वेटर से ऊपर कन्वेक्ट होकर ऊपर उठा हुआ है वो सबसाइड होने लगता है, और सबसाइड होके 40 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 40 डिग्री सेल्सियस यानी सब ट्रॉपिकल जोन में क्या करता है? वो सबसिडेंस होने लगता है, और इसीलिए हमें वहाँ पे हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल चेक करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है और काफ़ी लूसिड वे में समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कंसेप्ट में थोड़ी सी भी डाउट है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हॉट्स लैटिट्यूड आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रेशर बेल्ट। बिल्कुल सही बात है। हाई प्रेशर इन दिस एरिया इज फॉर्म्ड बाय सबसिडेंस एंड पाइलिंग ऑफ एयर। मैंने बताया सबसिडेंस का कंसेप्ट। Coriolis force due to rotation of Earth block the all near subtropical latitude which leads to its subsidence. ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। All the given statement are correct because the corresponding latitude of subtropical high pressure belts are called Horse latitude. Horse latitude रीजन कहाँ पे लोकेटेड होता है? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ रीजन में। इस रीजन में क्या होता है? एयर कमिंग फ्रॉम इक्वेटर एंड द टेम्परेट रीजन डिसेंड्स हियर स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट
टेम्परेट रीजन, ध्यान रखेंगे अभी हमने टेम्परेट रीजन में क्या बताता है, सब पोलर लो प्रेशर, ठीक है। तो वो दोनों ही एयर कहाँ पे सबसे डेंस होते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में, ड्यू टू विच द हॉर्स लैटिट्यूड इज फॉर्म। और यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड एक्चुअली क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम पे यहाँ पर जब मतलब व्यापारी जब जाते थे और हाई प्रेशर जोन होने की वजह से जो शिप होती थी वो क्या हो जाती थी, चल ही नहीं पाती थी, उनका सेलिंग बहुत टफ हो जाता था, तो लोगों को लगता था कि काफ़ी भारी हो गया, तो वो हॉर्स को यहाँ पे फेंक देते थे समुद्र में। The wind descends in the middle of the latitude 20 to 35 degree because Coriolis force due to rotation of the earth। आपको पता है रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से एक फोर्स का क्रिएशन होता है जिसको हम Coriolis force कहते हैं। Blocks the air sub tropical latitude which leads to its subsidence। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following factor is are most important in formation of subpolar low pressure belts। सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन, थर्मल कूलिंग ऑफ सबपोलर एरियाज, कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड्स, सब्सिडेंस ऑफ हॉट एयर मास। हमें बताना है यहाँ पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो आप समझ रहे होंगे वहाँ पे सब्सिडेंस तो नहीं हो रहा है। अगर सब्सिडेंस नहीं हो रहा है तो हमारा ऑप्शन जो है थर्ड ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, थर्ड जैसे ही कैंसिल होता है सी और डी हमारा कैंसिल हो जाता है। कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड्स, थर्मल कूलिंग होगा तो वहाँ पे सब पोलर थोड़ी ना होगा, कूलिंग का प्रोसेस जहाँ पे भी होता है तो मेनली वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मेनली वहाँ पे हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा हट जाता है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे होता है कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड्स, कंट्रास्टिंग जो विंड्स होते हैं उनका कन्वर्जेंस होता है। और ये भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो में बताया कि यहाँ पे लो प्रेशर होता है, फिर यहाँ पे ऐसे सब्सिडेंस होता है, ठीक है, फिर यहाँ से ये कन्वर्ज होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं ये लूप आपको पता होगा, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलार सेल, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा। कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर द फॉर्मेशन ऑफ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन में कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग विंड्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सब पोलर रीजन में क्या होता है, अराउंड 60 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, रोटेशन ऑफ द अर्थ पुशेस ऑफ द बल्क ऑफ द एयर टुवर्ड्स द इक्वेटर। और यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब्सिडेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंस, यहाँ पे सब्सिडेंस हो रहा है, सब्सिडेंस होगा तो इधर से ये विंड जो है ऊपर उठना स्टार्ट हो सब पोलर रीजन पे, और यहाँ से पोलर रीजन में भी ये विंड ऊपर उठना है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस हो जाता है, ठीक। बल्क एयर टुवर्ड्स द इक्वेटर और पोलर रीजन क्रिएट ए लो प्रेशर इन दिस रीजन। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट होता है, ये हमें बताना है। तो वो होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्या होता है, ये थर्मली होता है। थर्मली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, इंटेंस हीटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और पोलर हाई प्रेशर में हाई प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग होता है, ये पोलर रीजन में पड़ता है, सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है, इसलिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड जो होगा प्रेशर बेल्ट वो सिर्फ आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। वैसे तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे भी इंटेंस हीटिंग नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हीटिंग तो होती है, तो यहाँ पे होना तो चाहिए था लो प्रेशर, लेकिन बिकॉज ऑफ द सब्सिडेंस ऑफ द एयर यहाँ पे होता है हाई प्रेशर जोन, ठीक है। और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रास्टिंग एयर जो मिलते हैं और वो क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, कन्वर्ज होकर ये ऊपर उठते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जो हो जाएगा हमारा डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट होगा, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो होगा वो डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आर डायनामिकली फॉर्म्ड प्रेशर बेल्ट है। द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज डायनामिकली इंड्यूस्ड हाई प्रेशर एरिया, air rising from the equator and low pressure area of the subpolar descends on these latitudes, due to which volume of the air decreases and pressure
air pressure becomes high. Subtropical high pressure belt originate due to the rotation of the earth and sinking and settling of the winds. 33rd number क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement about the shifting of the atmospheric pressure belt is correct? तो shifting of the atmospheric pressure belt के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है shifting of pressure belt is more in the northern hemisphere than in the southern hemisphere. During summer, the pressure belt shifts towards the south in the northern hemisphere. During winter, the pressure belt shifts towards south in the southern hemisphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैंड बहुत ज़्यादा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड बहुत ज़्यादा है, ओशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और लैंड कन्फिग्रेशन की वजह से वहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट ज़्यादा होता है. बिल्कुल सही बात. समर में क्या होता है कि प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नहीं, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है सन का वो नॉर्थवर्ड साइड्स होता है. तो प्रेशर बेल्ट्स का भी जो शिफ्टिंग होता है वो नॉर्थवर्ड साइड्स होता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग विंटर्स द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टुवर्ड्स साउथ इन द सदर्न. बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो सन होता है उसका जो मूवमेंट होता है साउथवर्ड होता है, और साउथवर्ड होने की वजह से इसका जो प्रेशर बेल्ट होगा वो भी साउथ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर. ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, शिफ्टिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक बेल्ट कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? वो होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ड्यूरिंग द विंटर द प्रेशर बेल्ट्स आर शिफ्टेड टू द साउथ ऑफ द एनुअल मीन लोकेशन. Due to the excess of land in northern hemisphere, the shifting of the pressure belt is become more in northern hemisphere. तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो. और हाई हीट कैपेसिटी, द लैंड टेक्स मोर हीट ड्यूरिंग हॉट टाइम कंपैरेटिवली कूलर इन द विंटर्स. मैंने बताया था कि जो लैंड होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लो होती है, जबकि ओशन की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई आती है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें क्या बताती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें ये बताती है कि एक ग्राम लैंड और एक किलोमीटर जो भी मान सकते हैं हम यूनिट डिजिट में, उनको गर्म होने में कितना टाइम लगता है, वो कितनी एनर्जी को लेते हैं. ठीक है, 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. जब द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट विंड मूवमेंट ऑन द अर्थ. इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है विंड की मूवमेंट्स को अर्थ के ऊपर? हमें बताना है कोरियोलिस फोर्स, सरफेस फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है कोरियोलिस फोर्स, ये बिल्कुल करेक्ट बात है. सरफेस फ्रिक्शन का भी अपना रोल है. बिल्कुल मॉनसूनल विंड्स आपको पता ही है, लैंड्स की कॉन्फ़िगरेशन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट करते हैं विंड्स को. आपको पता है विंड्स जो होती है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारा राइट आंसर. कोरियोलिस फोर्स, सरफेस फ्रिक्शन एंड एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो अफेक्ट करता है किसको? विंड को. क्या क्या अफेक्ट करता है? कोरियोलिस फोर्स, सरफेस फ्रिक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर. रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. तो रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? ऑन इट्स एक्सिस अफेक्ट करता है किस चीज़ को? डायरेक्शन ऑफ विंड्स के. द इनविजिबल फोर्स दैट अपीयर्स टू डिफ्लेक्ट द विंड इज द कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ. इट डिफ्लेक्ट द विंड राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. तो ध्यान रखेंगे कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो विंड को राइट में डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट डिफ्लेक्ट करता है. Surface friction is greatest at the surface and affect the speed of the wind. Over the sea surface the friction is minimal. क्योंकि सरफेस जो सी सरफेस होता है उसकी जो एरिया होती है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम होती है, जबकि जो लैंड का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अनइवन होता है. The velocity and direction of wind are the net result of the atmospheric pressure. Greater pressure gradient increases wind speed while the low pressure gradient reduces the wind speed. प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट आई मीन्स प्रेशर स्लोप. हाई प्रेशर से
लो प्रेशर का जो स्लोप है वो कैसा, अगर ये स्लोप स्टीप होगा तो वहाँ पे विंड स्पीड जो होगा वो हाई होगा, अगर स्लोप जो होगा वो जेंटल होगा तो विंड स्पीड जो होगा वो कम होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट डिटरमाइंस force pressure gradient force determine the velocity of wind over the surface. Wind blowing surface, sea surface experience lower friction than continental surface. Deflection of wind due to Coriolis force is maximum at equator and negligible at poles. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिटरमाइन करता है वेलोसिटी ऑफ विंड्स को। बिल्कुल मैंने बोला कि अगर हाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा यानी स्टीप स्लोप होगा तो जो विंड स्पीड होगी वो हाई हो गया। बिल्कुल, विंड ब्लोइंग ओवर सी सरफेस एक्सपीरियंस लोअर फ्रिक्शन देन कॉन्टिनेंटल, क्योंकि जो ओशन होता है उसका जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इवन होता है, तो इवन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो लो होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब थर्ड जो है स्टेटमेंट, डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड नेग्लिजिबल एट पोल्स, तो ये गलत है, क्योंकि डिफ्लेक्शन ऑफ विंड जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, मैक्सिमम आपका पोलार में होता है। पोलार रीजन में डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ज़्यादा होता है और नेग्लिजिबल होता है आपका इक्वेटर पर, ठीक है। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है और हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही दे कि डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोलर रीजन एंड नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर रीजन। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग assertion एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। The Coriolis force is perpendicular to the pressure gradient force resulting in the formation of geostrophic wind. Winds are deflected to the right in the northern hemisphere towards left in the southern hemisphere. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पर ये पहला जो है assertion कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है, मैंने कई बार बताया कोरियोलिस फोर्स कैसे इसका ओरिजिन होता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये एक्स होता है परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर ये एक्ट करता है क्या चीज़, कोरियोलिस फोर्स, और ये फील्ड फॉर्म करता है किसको, जियोस्ट्रॉफिक विंड को। जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का फॉर्मेशन किया जाता है इसके द्वारा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। Winds are deflected to the right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड जो होता है वो डिफ्लेक्ट करता है राइट और सदर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको देखा, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है क्वेश्चन का, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है विंड को टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर में। डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है एक टुवर्ड्स द लो प्रेशर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कॉन्सेट हाइट, बट द कोरियोलिस फोर्स जो होता है एक टू द राइट एंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। विंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो विंड जो बैलेंस की वजह से रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है बिकॉज टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स, उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 37 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच।